मीडिया बंधुओं, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर से उत्तर प्रदेश में जल्दी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की इनके लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी से व बिना पूरी तैयारी के लिए गए इनके नोटबंदी के फैसले की वजह से इनकी हो रही हार से दुखी व परेशान होकर अब इस पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार के लोग अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो बीएसपी व इसकी सर्वोच्च नेतृत्व की छवि को खराब व धूमिल करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो उससे खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान करने के लिए बुलाई गई है। और इस संबंध में यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि कल बीजेपी द्वारा, यानी कि जब मेरी प्रेस खत्म हो गई थी, कितने परेशान हुए होंगे, इनको नींद नहीं आई होगी मेरी प्रेस को सुनने के बाद। ये मेरी प्रेस के बाद का रिएक्शन है और ये शुभ संकेत है बीएसपी के लिए। और इस संबंध में यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि कल बीजेपी द्वारा मैनेज किए गए कुछ चैनलों, मैं सबकी नहीं बात कर रही हूँ, कहीं आप लोग बिदक जाओ और इस संबंध में यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि कल बीजेपी द्वारा मैनेज किए गए कुछ चैनलों व कुछ अखबारों आदि में जिन पर बीजेपी के ही बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का ही पैसा लगाया हुआ बताया जाता है, उनके जरिए, यानी कि जो चैनलों में कुछ अखबारों में जो खबर मिली है, उनके जरिए मिली जानकारी के मुताबिक बीएसपी द्वारा बैंक में जमा कराई गई धनराशि के बारे में मेरा ये कहना है, जिसको उन्होंने बड़ा चढ़ा के दिखाया है, तो उनके जरिए मिली जानकारी के मुताबिक बीएसपी द्वारा बैंक में जमा कराई गई धनराशि के बारे में मेरा ये कहना है कि बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर, ध्यान देने की बात है, बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर अपनी एकत्रित हुई धनराशि को एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही वह हमेशा की तरह ही इसे बैंक में जमा कराया है। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पूरे देश से हमारे लोग जो पार्टी की मेंबरशिप बनाते हैं, तो पूरे देश भर से जो पैसा आता है तो वो छोटे नोट लेके नहीं आते हैं, उनको हवाई जहाज से आना होता है, उनको रेलगाड़ी से आना होता है। दूर दराज के जो राज्य हैं तो वो लोग बड़े नोट करा के, नोटबंदी तो अब हुई है, तो बड़े नोट करा के तब वो उनको लाने में भी आसानी होती है, तो उसको वो लेकर आते हैं, बड़े नोट लाते हैं, उनको वो दफ्तर में जमा करा देते हैं। तो स्वाभाविक है। और आपको ये भी मालूम है, ये मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो पैसा आया तो अगस्त के आखिर से लगभग 31 अगस्त से मैं लगातार उत्तर प्रदेश में रही हूँ और ये पैसा उसी दौरान उसके आसपास आया था। पूरे देश भर से हमने के इलेक्शन को ध्यान में रखकर ये पैसा इकट्ठा करो मेंबरशिप का, तो लाने में भी आसानी होती है बड़े नोट को, मतलब तो उस समय कोई नोटबंदी तो हुई नहीं थी, लेकिन मैं 21 अगस्त से लेकर लगातार अगस्त के महीने में, 21 अगस्त के बाद और सितंबर में
और नवंबर में भी आधे नवंबर तक मैं उत्तर प्रदेश में रही हूँ, मैं दिल्ली नहीं जा सकी। तो लेकिन इस दौरान जो ये धनराशि इकट्ठा हुई तो मैंने अपने दफ्तर वालों को ये बोला कि थोड़ा इंतजार करो। तो मैं जब दिल्ली आती हूँ तो पूरा हिसाब किताब मैं भी एक बार चेक कर लूंगी कैशियर के साथ बैठ के, जो हमारा ट्रेजरर है, तो तब इसको बैंक में जमा करना चाहिए। इत्तेफाक से इसी दौरान ये नोटबंदी का डिसीजन आ गया। मैं इधर ही थी लखनऊ में, तो जब ये आ गया तो जब मैं दिल्ली गई हिसाब किताब चेक किया तो स्वाभाविक है कि हमारे लोग को छोटे नोट तो लेके आते नहीं है, क्योंकि लाने में भी उनको छोटे नोट को लाने में दिक्कत होती है। बड़े नोट करा के वो चाहे बैंकों से कराएं चाहे अपने साथियों से एक्सचेंज कर ले तो वो लेकर आते हैं। जब वो उसको लेकर आए, लेकिन इसी बीच में नोटबंदी का ये डिसीजन आ गया। तो ये तो पार्टी का पैसा है, तो जब पार्टी का पैसा है और हमारे दफ्तर में जमा है तो उस पैसे को क्या हम फेंक देंगे? क्या लोगों ने इकट्ठा किया है तो और उस पैसे को हमने कोई हेराफेरी करके नहीं, हमने उस पैसे को ईमानदारी निष्ठा से, पूरा हमारा एक एक पैसे का हिसाब है तो उसको पूरी ईमानदारी निष्ठा से तो उस पैसे को जमा कराया है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर अपनी एकत्रित हुई धनराशि को एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही वह हमेशा की तरह ही इसे बैंक में जमा कराया है, जिसे ये लोग बीजेपी के इशारे पर चलकर, ये जो कल कुछ चैनल और मीडिया ने जो भी कुछ दिखाया, अखबारों ने जो भी आज पढ़ने के लिए मिला है, जिसे ये लोग बीजेपी के इशारे पर चलकर बीएसपी की छवि को खराब व धूमिल करने के लिए जानबूझकर इसे तोड़ मरोड़कर काफी गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। जबकि इसी दौरान बीजेपी सहित अन्य और पार्टियों ने भी अपना पैसा जमा कराया है। जबकि इसी दौरान बीजेपी सहित अन्य और पार्टियों ने भी अपना पैसा बैंकों में जमा कराया है, लेकिन उनकी चर्चा तक भी नहीं होती है और ना ही उनकी खबरें मीडिया आदि में दर्शाई जाती है। तो ये सब इनकी दलित विरोधी मानसिकता नहीं है तो और क्या है? और वैसे भी ये बात सर्वविदित है कि देश में खासकर दलित विरोधी मानसिकता रखने वाली भारतीय जनता पार्टी व अन्य जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग ये कतई भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ एक दलित वर्ग की बेटी के हाथों में केंद्र व आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आए और फिर इस चाबी के जरिए वह देश के लगभग 90% गरीबों व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोगों को, जो इस समय केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के नोटबंदी के बिना पूरी तैयारी के लिए गए फैसले से अभी तक भी हमें भारी कष्ट झेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी इस 90% जनता के विकास व उत्थान के लिए वह कार्य करे, एक दलित की वर्ग की बेटी कार्य करे, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इससे फिर इनका व इनके बड़े बड़े उद्योगपतियों व धन्ना सेठों का पूंजीवाद का राज खत्म हो जाएगा, जो अभी तक भी हमें इनके नोटबंदी के राज में बिल्कुल भी परेशान होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जो इनके बड़े बड़े धन्ना सेठियां हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं। इसके साथ साथ जहां मैं खासकर बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये भी कहना चाहती हूं कि यदि इनमें थोड़ी सी भी सच्चाई व ईमानदारी है
तो इनको फिर बीएसपी के बैंक में जमा कराए गए धन को उजागर करने के साथ साथ अपनी खुद की पार्टी के भी 8 नवंबर से पहले के 10 महीने का और साथ ही 8 नवंबर के बाद के दौरान के भी बैंक में जमा किए गए धन के साथ ही अन्य और बड़े बड़े कार्यों में भी इस्तेमाल किए गए धन को भी जरूर उजागर करना चाहिए। यदि थोड़ी सी भी इनमें ईमानदारी है, सच्चाई है, जिस पर ये लोग अभी तक भी चुप्पी साधे हुए हैं। जबकि ये बात मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी कही, पार्लियामेंट के बाहर भी कही, और जब यहाँ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो यहाँ पर भी मैंने शुरू में ये बात डिटेल में रखी थी। लेकिन जिस पर ये लोग अभी तक भी खामोशी साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इससे इनकी खासकर बीएसपी के प्रति जातिवादी मानसिकता के साथ साथ इनकी राजनीतिक द्वेष की भी भावना साफ प्रदर्शित होती हुई हमें नजर आती है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत के बाद मेरी देखभाल व सेवा के लिए मेरे पास रह रहे मेरे छोटे भाई श्री आनंद कुमार के परिवार ने भी, जो पिछले कई वर्षों से अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं, उनसे भी मिली जानकारी के मुताबिक मेरा ये कहना है कि उन्होंने भी आयकर विभाग के नियमों के तहत ही बैंक में अपनी धनराशि जमा कराई है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है जिसको ये बवंडर बनाए हुए और बीच बीच में दिखाते रहते हैं बार्गेन करने के लिए। लेकिन फिर भी इन सबको बीजेपी व केंद्र की सरकार के लोग कुछ चैनलों व कुछ अखबारों में एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत ऐसे प्रदर्शित करा रहे हैं, इसको कल से ऐसे प्रदर्शित करा रहे हैं जैसे ये धनराशि काले धन व भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है, जिसकी बीएसपी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। इसके साथ साथ खास सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है, मुझे कुछ खास सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि बीएसपी में जो भी प्रभावशाली लोग हैं उन्हें भी शिथिल करने के लिए उन पर भी बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार के लोग अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उन्हें भी परेशान कर सकते हैं। और मेरी जानकारी में आया कि कुछ लोगों को ये परेशान कर भी रहे हैं, किंतु इससे भी इनको रत्ती भर भी लाभ मिलने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं है, बल्कि बीएसपी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से एक सोची समझी साजिश के तहत ही जब भी देश में लोकसभा व खासकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव होता है तो तब भी केंद्र की सत्ताधारी पार्टी और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर ताज प्रकरण मामले को भी ऐसे मीडिया में इसे प्रदर्शित ये लोग कराते हैं या करते हैं जैसे इसमें बीएसपी की मुखिया ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। आप लोगों को मालूम है, जब भी इलेक्शन होता है तो ये ताज प्रकरण के गुणगान गाने लग जाते हैं। अभी पिछले 2-2.5 महीने से बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री अमित शाह, मेरे ख्याल कितना चिल्ला चिल्ला के बोलता है ताज प्रकरण ताज प्रकरण ताज प्रकरण बोलता ही रहता है। अब उनकी सरकार है सेंटर में, उनको सब देख लेना चाहिए कि मामला है क्या। चलो नहीं भी है तो मैं उनको फिर आज बता देना चाहती हूँ। हालांकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ने इस बात को कई बार बताया भी है मीडिया में, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि हो सकता हो श्री अमित शाह उस समय मेरे ख्याल सो रहे हो, उनको ना मालूम हो ना सुना हो,
श्री सतीचंद मिश्रा जी की बात को, लेकिन फिर भी अभी तो मैं समझती हूँ कि शायद हो सकता जाग रहे हो, और नहीं जाग रहे हो तो आप लोग जगा देना कल इसको उस पेपरों में देकर और या चैनल में दिखाकर इसको। जबकि इस मामले में सच्चाई ये है, ताज प्रकरण मामले में, कि ताज कॉरिडोर का प्रोजेक्ट ही कुल 175 करोड़ रुपए का पारित हुआ, जिसमें से केवल 17 करोड़ रुपए का ही कार्य बीएसपी के शासनकाल में हुआ है, और ये कार्य भी केंद्र सरकार की एक संस्था द्वारा किया गया था। और जब ये कार्य हुआ तो तब उस समय केंद्र में भाजपा की ही सरकार थी। जबकि इस ताज कॉरिडोर के मामले में बीएसपी सर्वोच्च नेतृत्व का किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध दूर दूर तक नहीं रहा है, और इस प्रकरण की फाइल एक बार भी मेरे समक्ष किसी भी आदेश को पारित करने के लिए नहीं रखी गई थी। और इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के संबंध में ना मेरे द्वारा कोई आदेश निर्गत हुए हैं और ना ही इस मामले की फाइल पर कहीं पर भी मेरे हस्ताक्षर हुए हैं। और यदि इस प्रकरण में, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, और यदि इस प्रकरण में उस दौरान कोई भी घपला आदि किया गया है तो वह तत्कालीन भाजपा की केंद्र की सरकार व उसकी संस्था द्वारा ही किया गया माना जाएगा। लेकिन इन सब से, लेकिन फिर भी उसको हाईलाइट करते रहते हैं जब भी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो। लेकिन इन सब से इनकी दलितों के प्रति आज भी हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। और अब इनकी इन सब हरकतों, साजिशों व हथकंडों से ये बात भी जरूर स्पष्ट हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में सन 2007 की तरह ही फिर से अब यहाँ बीएसपी की ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है, जिससे अर्थात सन 2000 जिसमें यानी कि अर्थात सन 2007 में भी इन्होंने मेरे खुद के व मेरे भाई बहनों एवं नजदीकी रिश्ते नातों आदि के विरुद्ध भी इससे भी कई गुना ज्यादा घिनौनी हरकतें की थी सन 2007 में। सन 2003 से लेके 7 तक ये आप लोगों के सामने है सब ये। और उस समय सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, इससे भी ज्यादा कई गुना घिनौनी हरकतें की थी। अर्थात इससे खासकर, लेकिन ऐसा करके इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। तो इससे खासकर बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को सन 2007 की तरह ही इस बार भी, लेकिन इससे खासकर बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। और इसका आप लोगों के सामने मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ, और इसका आप लोगों के सामने जीता जागता उदाहरण सन 2007 का उत्तर प्रदेश का हुआ विधानसभा आम चुनाव है, जिसमें केंद्र में रही पूर्व की बीजेपी की सरकार ने ही मेरे खिलाफ बनाए गए जबरन आय से अधिक संपत्ति के मामले को फिर इस सन 2007 के हुए विधानसभा आम चुनाव में इसे मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था, जिसे उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार कर, रिजेक्ट करके यहाँ फिर से बीएसपी की ही फिर सन 2007 में इसका मुझे इतना तकड़ा लाभ मिला कि पहले हमको कभी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती थी, लेकिन फिर सन 2007 में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके इन सब आरोपों को नकार के यहाँ फिर बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। सन 2007 में पहली बार इतना बड़ा तोहफा मुझे उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था, इनके सब आरोपों को नकारते हुए। और अब फिर से उसी तर्ज पर यही बीजेपी पार्टी केंद्र में अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके बीएसपी के खिलाफ ये घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जिसका अब यहाँ असर सन 2007 की तरह ही होने वाला है इस चुनाव में। और अर्थात सन 2007 की तरह ही अब फिर से उत्तर प्रदेश की जनता
जहां उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। ऐसा मुझे उत्तर प्रदेश की जनता पर यह पूरा पूरा भरोसा है। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सपा व कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है, इससे ये बीजेपी के लोग बहुत बुरी तरह से अब बौखला गए हैं, वह हिल गए हैं, बुरी तरह कैसे हिल गए हैं, जिसके कारण ही इन्होंने कल ही हमारी पार्टी व मेरे परिवार वालों के बारे में ये घिनौनी हरकत की है। लेकिन इससे भी अब हमारी पार्टी को और भी ज्यादा राजनीतिक फायदा होगा। सन 2007 से भी ज्यादा अब इस बार फिर फायदा होगा। इसके लिए ये जो बीजेपी वाले अच्छा काम करते हैं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। तो सन 2007 में किया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई। अब फिर वही हरकत सन 2007 वाली कर रहे हैं। 2-4 दिन में इलेक्शन अनाउंस होने वाला, उससे पहले कर रहे हैं। मेरे ख्याल मैं समझती हूँ ये सोने में सुहागा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ये लोग तोहफा दे रहे हैं, घर बैठे हमारी सरकार बनाने वाले हैं। लेकिन इससे भी अब इस बार हमारी पार्टी को और भी ज्यादा राजनीतिक फायदा होगा जो ये काम कर रहे हैं, और इसके लिए मैं इनका खास आभार भी प्रकट करती हूँ। और इसके साथ ही कुदरत से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार के लोग और खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यदि नोटबंदी की तरह ही ऐसे ही 1-2 और फैसले ले लेते हैं तो फिर हमारी पार्टी को यहाँ सत्ता में आना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर हमें ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, फिर मुझे हर जिले में जाना भी नहीं पड़ेगा। तो मंडलों में जाकर मेरा काम पूरा हो जाएगा और हमारी पार्टी की सरकार बन जाएगी, वो बहुत कम खर्चे से। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हालांकि यही जो कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जो बात इन्होंने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रिएक्शन में जो कल इन्होंने हरकत की है, यदि यही कल सुबह कर देते 12 बजे से पहले तो शायद मुझे आज आप लोगों को नहीं बुलाना पड़ता। लेकिन मुझे लगा कि ये जब मैंने कुछ शाम के वक्त चैनल देखे और आज पेपर देखे तो मुझे लगा कि मुझे इनका थैंक्स अदा कर देना चाहिए बीजेपी वालों का कि इन्होंने बहुत बढ़िया ये लोग काम कर रहे हैं, तो इससे तो हमारा और बड़ा फायदा हो जाएगा। तो इसलिए खास तौर से जो इन्होंने कल हरकत की है और सन 2007 की तरह फिर से इस बार पहले से भी ज्यादा सीटों के अंतर से बीएसपी की सरकार बनाने वाले हैं, तो इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे प्रेस वालों को तकलीफ देकर इनका आभार प्रकट करने के लिए मुझे आप लोगों को जरूर बुलाना चाहिए। ये बात मैं प्रेस नोट के जरिए भी कह सकती थी, लेकिन उसमें मजा नहीं आता। तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि मैं मीडिया वालों को बुलाकर तो तब मैं इनका थैंक्स अदा करूं। मेरे ख्याल आज हो सकता है कि इनकी फिर हालत खराब हो, फिर कोई नई हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे कुछ असर पड़ने वाला है नहीं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बीजेपी के आरोपों से हमें फायदा होगा, मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कह रही थी और अंत में ये बात साथ ही जोड़ी कि ये तमाम बातें जो कही है मैंने, ये मैं आपको प्रेस नोट के जरिए भी कह सकती थी, लेकिन मजा नहीं आता, तो सामने आके सबके सामने बोलना चाह रही थी। एक तरीके से उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमलावर रही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो अब बिना आयकर के नियम के तहत जमा होता है क्या? पहले आप लोग फैसला कर लो।
देखो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं एक मिनट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने बिना पूरी तैयारी के और जल्दबाजी में जो नोटबंदी का फैसला लिया है, किसकी आड़ में? काला धन और करप्शन के ऊपर अंकुश लगाने की आड़ में। आप लोगों को मालूम है, जब इन्होंने ये फैसला लिया 8 नवंबर को, तो उसके बाद तो सारी विरोधी पार्टियां सकते में पड़ गई थी। कोई भी इस मुद्दे के ऊपर अपना मुंह खोलने के लिए कोई भी पार्टी तैयार नहीं थी। लेकिन जब मैंने इस पूरे मामले को 2 दिन के अंदर पूरा इसको गंभीरता से इसको देखा, स्टडी किया कि भाई ये मामला है क्या ये, तो सबसे पहले पूरे देश के अंदर अकेली बहुजन समाज पार्टी थी जिसने 10 नवंबर को बीएसपी के लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में तो मीटिंग बुलाकर तो इनका मैंने पर्दाफाश किया था। उसके बाद फिर जो अन्य विरोधी पार्टियां थी वो हरकत में आई, उनकी आंखें खुली कि ये तो जो बहन जी ने बोला ये सही है, तो उससे ये लोग बड़े परेशान थे ये। और जब पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ तो उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी तो बहुजन समाज पार्टी ने इन्होंने जो इसकी आड़ में देश के जो 90% जनता है तो उनको जो इन्होंने परेशान किया है नोटबंदी की वजह से, जिससे 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। और ये बात बनते अपने आप को दयावान, बनते अपने आप को कि ये पुण्य का काम करते हैं बीजेपी के लोग। मंत्र वंत्र तो बहुत मारते हैं ये लोग, मंदिरों में जाकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो 100 लोग मर गए थे इस नोटबंदी की वजह से, हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर भी बोला, बाहर भी बोला, भाई कम से कम सेंटर की गवर्नमेंट को तुम्हारी नोटबंदी की वजह से लोग मरे हैं तो इनको आर्थिक मदद तो करनी चाहिए, इनके पीछे जो परिवार रह गया है। लेकिन उसको भी इन्होंने खारिज कर दिया, हमारी बात को नहीं सुना। तो इनको जो तकलीफ ये हुई है बीजेपी के लोगों को, जो आपने सवाल पूछा है कि यदि बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठाती तो शायद अन्य विरोधी पार्टियों के लोग दबे रहते। तो उनको लगा कि जो हमारा बेड़ा गर्क किया है इसकी असली जड़ बीएसपी है, मायावती है, तो इसलिए अब इसको इतना परेशान किया जाए। सन 2003 से लेकर 7 तक जिस प्रकार इन्होंने परेशान किया इनको, इनके भाई बहनों को, इनके रिश्ते नातों को, बीएसपी में जो वरिष्ठ लोग हैं उनको इतना परेशान किया जाए कि आगे फिर ये अपना मुंह खोलना बंद कर दे। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अपने असूल और सिद्धांतों की पार्टी है और अपना एक एक पैसे का हिसाब रखती है। और इतना ही नहीं, और इनकम टैक्स के जो नियम कानून है उसका पूरा पालन करती है। मुख्य चुनाव आयोग के जो भी नियम कानून है उनका मुख्य पालन करती है, ऐसे पार्टी को नहीं चलाती है। और मैं खुद भी एडवोकेट हूँ, मैं खुद भी वकील हूँ, मुझे भी मालूम है कि कानून कायदे क्या होते हैं। तो इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये लोग फिर से जो ये घिनौनी हरकत कर रहे हैं। जो आपने सवाल पूछा उसके पीछे कारण क्या, वो मैंने आपको बता दिया है। यही मुख्य कारण है कि इनकी ये नोटबंदी को जो एक्सपोज किया सभी विरोधी पार्टियों ने और जिसकी शुरुआत बीएसपी ने की है, उसको लेकर ये हिले हुए हैं, उसको लेकर खास तौर से उत्तर प्रदेश में हिले हुए हैं। बहुत ये लोग सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जनता इनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। और आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में तो जितनी भी बीजेपी की रैलियां हुई हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद आए हैं, वो कहते रहे कि देखो ये मैं नोटबंदी का फैसला सही लिया नहीं लिया है। तो कोई भी जनता का वहां पे जो सुनने वाले लोग हैं उनके चेहरे पर मायूसी थी, किसी ने भी इनकी बात का स्वागत नहीं किया, ना कोई ताली बजाई है। जबरदस्ती चाहे ताली बजवाते रहे तो इनके कुछ चमचों ने जरूर ताली बजा दी हो। इनके फैसले को लेकर आम जनता ने इनके फैसले पर ताली वाली नहीं बजाई। आप पूछो, एक एक करके मैं सबका जवाब दूंगी। हाँ।
देखो, इसके बारे में जो भी आम सहमति बनती है या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है या मुख्य चुनाव आयुक्त सभी पार्टियों के साथ मिलकर आम राय बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आम राय लेती है, हम उसका वेलकम करेंगे। हाँ, नहीं तो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उनके पास तो खुली किताब है, उसमें क्या मतलब है सार्वजनिक का? हाँ बताओ। नहीं नहीं, क्यों भेजने का है? बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है और सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटबंदी के फैसले के बारे में अपनी प्रतिक्रिया सबसे पहले बीएसपी ने दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर। तो हमें जो भी कुछ कहना है हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहते हैं। तो हमारी पार्टी अलग से है, वो लोग अपनी अलग से मीटिंग बुला रहे, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो उसमें हमारी पार्टी कोई शामिल नहीं हो रही है। मैं जो आपको ये बता रही हूँ कि सन 2000 ये जो ताज प्रकरण का जो मामला है, आय से अधिक संपत्ति का मामला, ये बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान ये दर्ज हुआ है। ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ बीजेपी की सेंट्रल की सरकार के समय में, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो ताज प्रकरण का मामला, आय से अधिक संपत्ति का मामला, जब सेंट्रल में बीजेपी की सरकार थी उस समय ये मामले दर्ज हुए थे। मुझे इस केस की ज्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, मेरे बात सुन लो, आप छानबीन कर लो तो मुझे भी बता देना। थैंक यू।